प्रिय विद्यार्थियों, कल के व्याख्यान में मैंने आपके लिए एक टॉपिक जल के भौतिक और रासायनिक गुणों के ऊपर प्रस्तुत किया था। उसका शेष भाग आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जल के विशिष्ट गुणों में अगला गुण है जल का रंगहीन होना। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी जल स्रोत में जब जल रंगहीन होता है तो उस जल स्रोत में पाए जाने वाले पौधों, जीव जंतुओं के लिए प्रकाश आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे जलीय पौधे अपनी जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कर पाते हैं। इसलिए यदि किसी जल स्रोत में जल रंगीन है अर्थात कलर्ड है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकाश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है और जलीय पौधों, मुख्य रूप से शैवालों में होने वाली प्रकाश संश्लेषी क्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए आपने देखा होगा जिस जल स्रोत में जल शुद्ध होता है उसमें जलीय पौधे, प्रकाश संश्लेषी पौधे आसानी से वृद्धि करते हैं और CO2 अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से O2 उपलब्ध कराते हैं, जिससे जल शुद्ध बना रहता है और वह ऑक्सीजन जलीय जंतुओं के लिए उपलब्ध हो जाती है। हम कह सकते हैं कि किसी जल स्रोत के जल का रंग देखकर कह सकते हैं कि इसमें कुछ अनावश्यक विलेय पदार्थ घुले हुए हैं जो कि जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, अर्थात उसको प्रदूषित जल कह सकते हैं। अगला विशिष्ट बिंदु है जल विभिन्न क्रियाओं जैसे विसरण, परासरण आदि के लिए पौधों के लिए उपलब्ध होता है। अंतःचूषण, इम्बिबिशन की क्रिया भी जल के कारण ही होती है। विसरण, परासरण और अंतःचूषण की क्रियाएं जल के एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने के लिए आवश्यक होती हैं। यह क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं। जल का अगला गुण है जल का स्वादहीन होना, अर्थात शुद्ध जल या डिस्टिल वाटर का अपना कोई स्वाद नहीं होता है। जब भी जल में कोई विलेय पदार्थ घुल जाता है या घोल दिया जाता है तो उसका स्वाद बन जाता है। आपने देखा होगा शुद्ध जल पौधों के लिए वरदान होता है। अभी वर्तमान में बरसात का मौसम है और इस बरसात के फलस्वरूप आपने देखा होगा पादप सामान्य से अधिक वृद्धि करते हैं, हर जगह हरियाली छा जाती है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है बरसात के दौरान बूंदों के रूप में आया जल शुद्ध होता है। शुद्ध जल की अपनी स्वतंत्र ऊर्जा का मान उच्च होता है। जैसे ही जल की बूंदें मृदा पर गिरती हैं और अपनी स्वतंत्र ऊर्जा के मान के कारण जल में वो जो मृदा है उसमें उपस्थित खनिज लवण अर्थात कहें कि जो विलेय हैं ये पदार्थ स्वतंत्र ऊर्जा के मान के कारण घुल जाते हैं
अब यह जल शुद्ध न होकर यह मृदा विलयन कहलाता है और यह मृदा विलयन ही पादप की मूलों द्वारा अर्थात मूलों पर उपस्थित मूल रोमों द्वारा अवशोषित कर पौधों के लिए उपलब्ध कर लिया जाता है। इसलिए बरसात की ऋतु में पौधे न केवल जल की आपूर्ति करते हैं बल्कि जल के अवशोषण के साथ साथ विभिन्न उपयोगी खनिज लवणों की भी आपूर्ति कर लेते हैं, जिससे पौधों में अन्य ऋतुओं की तुलना में वृद्धि अधिक होती है। इसका अगला एक गुण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अभी कहा कि शुद्ध जल उपयोगी होता है, परंतु विद्यार्थियों आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे, पादप की कोशिकाओं में शुद्ध जल नहीं होता है। वो विलयन के रूप में उपस्थित होता है और उसमें विभिन्न विलय घुले होते हैं। विलय की सांद्रता मृदा से भी अधिक होती है, इसलिए अंतःपराशन की क्रिया संभव हो पाती है। यह जल ही एक ऐसा माध्यम है जो अपनी स्वतंत्र ऊर्जा के मान के कारण और यह एक उभयधर्मी पदार्थ भी है, अर्थात जल अम्ल व क्षार के रूप में भी क्रिया करता है। इसलिए आप ये देखेंगे कि जल ही एक ऐसा विलायक है जो पादप के जीवन के लिए अपनी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को दर्शाते हुए इन गुणों के आधार पर पौधों के लिए अत्यंत ही उपयोगी बना रहता है। ये कुछ विशिष्ट गुण थे जो मैंने आपको संक्षेप में प्रस्तुत किए हैं। आप इनको याद रखेंगे। पूरी पादप कार्य की जल के इन गुणों पर ही आधारित है। आने वाले बिंदुओं में, आने वाले चैप्टर्स में, टॉपिक्स में आपको इन गुणों के आधार पर ही विभिन्न क्रियाओं को समझने में आसानी हो सकेगी। विद्यार्थियों, इसी चैप्टर में कुछ अन्य मुख्य बिंदु और हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। अब तक हमने जल पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, जल क्या होता है, जल के अपने भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये पढ़े। लेकिन जल से संबंधित और आगे आने वाले चैप्टर्स में इन बिंदुओं को समझना बहुत आवश्यक रहेगा। जैसे पहला बिंदु है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के अणुओं अथवा आयनों का विलायक में जो वितरण होता है वो विलयन कहलाता है। जैसे नमक एक विलय है। सोडियम क्लोराइड जब यह जल में डाला जाता है तो इसके अणु, इसके आयन वितरित हो जाते हैं और ये विलयन बन जाता है। मैंने एक शब्द इससे पूर्व उपयोग में लिया, मृदा विलयन। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न अणु आयनों का शुद्ध जल में घुल जाना ही मृदा विलयन बनाता है, जो कि पौधों के लिए उपलब्ध होता है। विलयनों के वैसे तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ मुख्य प्रकार ही बताऊंगा। जैसे सत्य विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। इस प्रकार के विलयन में जब भी कोई विलय पदार्थ मिलाकर बनाया जाता है तो उस विलय के आयन
अति सूक्ष्म मात्रा में, अति सूक्ष्म आकार के होते हैं और उनको देखा नहीं जा सकता है, तथा सामान्य रूप से विलायक में वितरित होते हैं। और इस प्रकार के विलयन में जब जल विलायक के रूप में होता है तब उसे जलीय विलयन कहते हैं। जलीय विलयन में विलेय पदार्थ ठोस, द्रव अथवा गैस किसी भी प्रकार का हो सकता है। निलंबन, जिसको सस्पेंशन भी कहते हैं, यह एक विषमांग हेट्रोजीनियस प्रकार का विलयन होता है। इसमें विलेय के कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, अर्थात विलेय के कण इतने बड़े आकार के होते हैं, इन्हें पृथक भी किया जा सकता है। जबकि सत्य विलयन में कणों अणुओं को नहीं देखा जा सकता था, लेकिन सस्पेंशन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अतः ठोस द्रव का ये विषमांग विलयन होता है, सस्पेंशन कहलाता है। जैसे रेत का जलीय विलयन, अर्थात रेत को आप जल में मिलाएं, रेत के कण आपको अलग से दिखाई देंगे। यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेत में भी कुछ पौधे पाए जाते हैं, आगे आने वाले पाठों में हम पढ़ेंगे। अगला एक मुख्य बिंदु कॉलॉइड विलयन तंत्र, कॉलॉइड सॉल्यूशन सिस्टम। यह एक स्थिर परंतु विषमांग विलयन होता है। विलेय कणों का आमाप सत्य विलयन तथा निलंबन विलयन कणों के मध्य का होता है। अर्थात जैसे हमने अभी देखा, सत्य विलयन और निलंबन विलयन में यही एक मुख्य अंतर होता है। सत्य विलयन के में मिलाए जाने वाले विलेय के कण, विलेय के अणु, आयन अति सूक्ष्म होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन निलंबन विलयन में देखा जा सकता है। कॉलॉइड में इसके मध्य का विषमांगी पदार्थ होता है। इस प्रकार का जो विलयन है वो चिकनी मिट्टी में के साथ जलीय घोल को कह सकते हैं। अर्थात चिकनी मिट्टी को जब जल में घोलेंगे तो वो कॉलॉइड विलयन बन जाएगा। जलीय कॉलॉइड विलयन को हाइड्रोसोल बोलते हैं, इसको सोल भी बोलते हैं। सोल विशेष रूप से विशेष परिस्थितियों में अर्ध ठोस संगठन में भी प्राप्त हो जाता है, जिसे हम जेल कहते हैं। और जेल को जब उच्च ताप अर्थात गर्म किया जाता है तो यह सोल बन जाता है। इस क्रिया को ही सोलेशन कहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूँगा, प्रकृति में ताप में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए जैसे मैंने बताया जल का बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, इसलिए वर्ष पर्यंतर आपने देखा होगा कि ताप में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जलीय विलयन के विभिन्न प्रकार बनते रहते हैं और वो पौधे के लिए लाभदायक होते हैं। छात्रों, पौधों के लिए ऋतु परिवर्तन भी उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही उपयोगी होता है। ताप में परिवर्तन के कारण ही ये विभिन्न बिंदु विकसित होते हैं और पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। एक बिंदु है अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। किसी पदार्थ के कणों की सतह पर अणुओं अथवा आयनों का चिपकना ही अधिशोषण कहलाता है। कॉलॉइड
कठोर की अधिकता, अधिशोषण क्षमता होती है। कॉलॉइडी जो कण होते हैं वो अधिशोषण क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकृति के कारण जीव द्रव्य में जटिल जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। कॉलॉइडी अवस्था भी पौधों के लिए उपयोगी है और अधिशोषण भी पौधों के लिए उपयोगी होता है। एक बिंदु है अंतः शोषण, इसको आप अंतः चूषण कह सकते हैं। इम्बिबिशन, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा द्रव अथवा जल का अधिशोषण ही अंतःचूषण कहलाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, बरसात के दिनों में अगर हमारे खिड़की दरवाजे पेंट पॉलिश नहीं किए जाते हैं तो वो फूल जाते हैं, अर्थात जल का अंतःचूषण कर लेते हैं। बीज जो कि अंकुरित होने से पहले स्टोर में रखे जाते हैं और फिर उनको उपयुक्त समय पर उपयुक्त जल धारण क्षमता वाली मृदा में नमी में बोया जाता है, तो वो बीज भी अंतःशोषण की क्रिया दर्शाते हैं। अंतःशोषण पौधों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें पहला मैंने जैसे आपको बताया कि अंकुरित बीज जल का अवशोषण अंतःचूषण की क्रिया के कारण करते हैं। निम्न श्रेणी के पादप ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, लाइकेन्स आदि समूह के पादप भी अंतःचूषण की क्रिया के कारण ही जल अवशोषित करते हैं। पादप की तरुण कोशिकाओं में जैसे जैसे कोशिका विभाजन होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं, उसमें रिक्तकाएं बनने से पूर्व जल का अवशोषण भी जीव द्रव्य में उपस्थित कॉलॉइडी कणों के अंतःशोषण द्वारा होता है। प्रिय छात्रों, ये कुछ बिंदु आपको याद रखने हैं, हमेशा याद रखने हैं। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पर इनका उपयोग होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को सुनें और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं इसका PDF भी भेज रहा हूँ। इसमें अगर आपको कोई परेशानी आती है, आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।